हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो हम स्पेशल बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका पेपर हुआ है 8 अप्रैल 2023 का संस्कृत के पेपर की हम बात कर रहे हैं, उस पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन बताइए, कोई पूछ रहा है कि सर हमें इसका आंसर बताइए, कोई कह रहा है कि इसका आंसर बताइए। मैं सोच रहा हूँ यार सबको अलग अलग बताऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं पूरे पेपर को ही सॉल्व करवा दूं, जिससे कि आपके सारे सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा। और मैंने हर प्रश्न को उसमें समझाया भी है, जैसे 1 से लेकर के और इसमें 23 क्वेश्चन हमारे आए हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक क्वेश्चन को मैंने अलग से बताया है, समझाया है कि भाई ये इसमें आंसर क्यों माना है। और एक क्वेश्चन में गड़बड़ी है, एक क्वेश्चन गलत है, पेपर में गलत तरीका से पूछा गया है, उसमें बोनस मिलना चाहिए। पूरा प्रयास हम भी करेंगे, आप भी करिए कि उसमें बोनस आपको मिले। 1 नंबर का सवाल है, ठीक है ना, उसको भी मैंने जिक्र किया है, उसको भी मैंने बताया है। तो यहां पर आराम से आप मिला सकते हैं, अपने पेपर को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। आपको कोई इधर उधर देखने की, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये शानदार क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और यदि आप चाहते हो कि हमें और भी क्लासेज मिले और आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आप 11वीं क्लास के अंदर संस्कृत लेना चाहोगे तो दोस्तों हम आपको बता दें, हमारे YouTube चैनल पर संस्कृत का पूरा कोर्स मिलता है और वो भी फ्री। आप 12वीं क्लास के बच्चों से पूछ कर देख सकते हैं, आप किसी से भी पूछ लो, लखनमाली जो चैनल है उस पर संस्कृत कैसी पढ़ाई जाती है आप क्लास देख सकते हैं दोस्तों। 10वीं क्लास का भी मैटर बहुत उसमें हमने करवा रखा है, 11वीं क्लास का मैटर भी आपको मिल जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाती है। बीच बीच में आपका मोटिवेशन की क्लासेज भी रखते हैं, वो भी आपको। इसके अलावा मित्रों आप 10वीं क्लास के बाद में कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, और कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं, कौन से आपको सब्जेक्ट लेने चाहिए, ये सारी जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करें और डायरेक्ट हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर का सॉल्यूशन। संस्कृत का जो पेपर हुआ है अच्छे से मिला लीजिए, पेपर को पास में रखिए और आपको पता ही होगा आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। मैंने इसमें जहां पर समझाने की आवश्यकता वहां समझाया भी है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की ये शानदार क्लास। ये रही हमारी आज की क्लास। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा खंड ए हम बता रहे हैं, और इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर अधोलिखित वाक्यो रेखांकित पदयो प्रसंगानुकूल उचितार्थम चित्वा लिखत। यहाँ पर 2 प्रश्न हैं हमारे लिए, शब्दार्थ पूछे गए हैं। देखिए पहला है हमारा भ्रातरा वावाम सोदर्यऊ। यहाँ पर सोदर्यऊ जो पद है इसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, इसका अर्थ आपको बताना है, इसमें से छांटना है। ऑप्शन दिए हुए हैं सहोदरऊ, मित्रे, छात्रऊ, पितरऊ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सहोदरऊ। सहोदर यानी भाई होते हैं, ठीक है ना, जो एक ही माँ से जन्म जिन्होंने लिया है वो सहोदर होते हैं, ठीक है, सह उदर ऐसे। नंबर 2 क्वेश्चन है आर्य है अलीकम एतत्। अरे आर्य यह अलीक है, मतलब असत्य है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा असत्यम। क्या हो जाएगा? असत्यम। अपने अपने आंसर मिला लेंगे आप, क्यों? जहाँ पर आवश्यकता होगी समझाने की मैं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समझा दूंगा, और जहाँ आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पर मैं शॉर्ट में बताता हुआ चलूंगा। चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए धूमम मुंचति इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नामापि लिखत। ये कह रहे हैं कि धूमम मुंचति जो हमारा पद है संधि युक्त, इसका संधि विच्छेद क्या होगा और आपको संधि का नाम बताना है। यहाँ पर एवं हमारे पास हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। तो इसका हम सीधा सा आंसर बता देते हैं दोस्तों। इसका आंसर है से धूमम प्लस मुंचति। यहाँ पर दोस्तों मौनुस्वार सूत्र है, उसके अनुसार यहाँ पर अनुस्वार संधि हो जाएगी। आप जानते हैं कि यदि म के बाद में कोई भी व्यंजन आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये हमारा नियम है संधि का। कौन सी संधि का? अनुस्वार संधि का। ऐसे, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा अंतर जगति इत्यस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नामापि लिखत है। मतलब इसमें आपको सेम स्थिति है, संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। बहुत आसान है। यहां पर जो रे ऊपर जा रखा है अंतर जगति, जो रे ऊपर दिख रहा है ना आपको इस तरीका से, ये विसर्ग से बना हुआ है।
तो आप ऑप्शन में देख लो विसर्ग वाला कौन सा है, वही आंसर हो जाएगा। तो ये ए नंबर का आंसर हमारा करेक्ट है, अंतः धन जगति। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर बच्चों रे हो जाता है, तो यहाँ हमारी रुत्व संधि है, रुत्व संधि या फिर रेफ संधि भी हम कह सकते हैं, यानी कि विसर्ग के स्थान पर आपका रे कार्य होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगी हमारी रुत्व संधि। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सत धन चित इत्यस्य संधिम कृत्वा संदेह नामापि लिखत। देखिए सत धन चित एकदम आसान है वैसे तो देखा जाए तो यहां पर क्या बनेगा मित्रों, तो यहां पर बनेगा हमारा ऑप्शन बे, करेक्ट हो जाएगा सचित। इष्टुत्व संधि है, यहां पर क्या है, इष्टुत्व संधि है। इष्टुत्व संधि का सूत्र है स्तोह इष्टुनः इष्टुहु, उसमें कहा जाता है कि भाई ये वाला से, ठीक है, और हमारा पूरा तय वर्ग, इनके स्थान पर, इस से के स्थान पर तो तालव्य शकार हो जाता है शलगम वाला, और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए तय है तो तय का चय हो जाएगा सिंपल, तो बन जाएगा सच्चित, करेक्ट। आगे है हरि ही त्राता इत्यस्य संधिम कृत्वा संदेह नामापि लिखत। तो यहाँ बच्चों देखिए हरि ही धन त्राता, यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के आगे देखिए आपको मिल रहा है तय, यानी कि पहला वर्ण मिल रहा है, तो निश्चित सी बात है कि जो विसर्ग है हमारा ये से में बदल जाएगा, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा हरिस्त्राता, हरिस्त्राता, से वाला ऑप्शन करेक्ट है, विसर्ग को से हुआ तो से वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, और यहाँ संधि हो जाएगी सत्व संधि। कौन सी, सत्व संधि, ऐसी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अपने अपने आंसर मिला लीजिए और अपना स्कोर आप देख सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि आगे आपके लिए सब कुछ मिलेगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है ना, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। संस्कृत लोगे तो पूरा मैटर आपको मिलेगा, संस्कृत नहीं लो तब भी आपको यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है, वो भी फ्री। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 3 नंबर में पहला सवाल है, नावसीदति इत्यत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। ये हमारा शब्द है नावसीदति, नावसीदति। यहां पर क्या करना है आपको, उपसर्ग और प्रत्यक, उपसर्ग और शब्द को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी नहीं हो सकता, से वाला भी नहीं हो सकता, दे वाला भी नहीं हो सकता, बे वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो ने अलग हो जाएगा, ने धन अवधन सीदति, इस तरह से हमारा यह होगा। ठीक है, अलग अलग हो चुका है तो करेक्ट आंसर हमारा बे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निरर्थकम इत्यस्य उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। सेम स्थिति है, यहां पर भी उपसर्ग और शब्द को पृथक करना है। ठीक है ना। तो यहां भी सिंपल है दोस्तों, निर उपसर्ग है हमारा और अर्थकम हमारा शब्द है, निर्धन अर्थकम बन जाएगा निरर्थकम। क्या बन जाएगा, निरर्थकम। समझ रहे हैं, क्योंकि जो रे हमारा आधा है ना, ये आधा जो रे दिख रहा है बच्चों, इस आधे रे में आगे जो अर्थकम का ए है वो आकर के मिल जाएगा, तो फिर यहां पर आपका जो रे है वो पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं, और उसके बाद में बचा हुआ जो हमारा ये है ना, इस तरीका से बच जाएगा, तो बन जाएगा निरर्थकम। ऐसे हमारा बनता है इसमें। क्लियर। अब चलते हैं बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये कह रहे हैं कि अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणि लिखत। एक बार सरसरी नजर डाल लेते हैं। कह रहे हैं कि मानव जीवन से साफल्यम त्यागे नैव भवितुम अर्हति। मानव जीवन की सफलता त्याग से ही भवितुम अर्हति, यानी हो सकती है, न तु भोगेन, भोग से नहीं। पाश्चात्य संस्कृति ही सर्वदा उपभोग संस्कृति ही। कह रहे हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो सर्वदा उपभोग संस्कृति है, जो उपभोग पर ज्यादा जोर देती है, उपभोग पर फोकस करती है। सर्वान भोगमेव शिक्षयति, सभी को भोग के बारे में ही शिक्षित करती है, भोग के विषय में ही शिक्षा देती है। ठीक है। भारतीय संस्कृति ही तु सर्वदा आध्यात्मिकी, भारतीय संस्कृति तु सर्वदा, यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो तो हमेशा आध्यात्मिकी, भोग स्थाने योगमेव शिक्षति, भोग के स्थान पर योग की शिक्षा देने वाली है। पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता खलु परेशान भागम हर्तुम अपि संकोचम न अनुभवति। कह रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता तो निश्चित रूपेण परेशान भागम, यानी दूसरों के भाग को हरने में भी संकोच का अनुभव नहीं करती है। ठीक है। भारतीय सभ्यता पुनः परेशान उपकाराय, भारतीय सभ्यता पुनः दूसरों के उपकार के लिए निज स्वार्थान त्यक्तुम प्रेरयति, अपने स्वार्थ को त्यागने के लिए प्रेरणा देती है, अपने स्वार्थों को त्यागने के लिए प्रेरणा देती है भारतीय संस्कृति। ठीक है। आगे कह रहे हैं, त्यागो ही अस्याह एको महामंत्र, त्याग ही इसका एक महान मंत्र है। येन विश्व कल्याणम भवितुम अर्हति, जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। ठीक है।
अब आगे देखिए, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए आगे, भारतीय संस्कृति परेशान कल्याणम मनुते, दूसरों का कल्याण, ठीक है, चाहती है। आगे है परेशान कार्य सिद्धये, दूसरों के कार्य सिद्धि में या कार्य सिद्धि के लिए स्वकीय स्वार्थ त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। इति उपदिशति यमेव त्याग भावना, ऐसा उपदेश देती है यही त्याग भावना गीतायाम अपि प्रकटितः, यही त्याग भावना गीता में भी प्रकटित की गई, यानी प्रकट की गई है। इस तरह की जो त्याग भावना है गीता में भी ऐसा कहा गया है। समझ रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि वैदिक महर्षि भी स्तु बहुकालम पूर्वमेव त्यागस्य महिमा उद्घोषित है, कहा तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य स्विद्धनम, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर के बच्चों आप समझ गए होंगे। अब इसमें पूरे में पढ़ने के बाद में हमें समझ में आया कि भाई सबसे ज़्यादा इसमें किसके विषय में बताया गया है। तो इसका जो शीर्षक होगा वो होगा भारतीय संस्कृति, ठीक है। जब शीर्षक वाला आएगा तो भारतीय संस्कृति हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ लिया है, अब इसका हम पहला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए पहला हमारा सवाल है, करणीय है इत्यस्य क्रियापदस्य गद्यांशे कर्तृपदमस्ति। ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर आपको इसको स्पष्ट कर देता हूँ बच्चों। ये जो प्रश्न है ये गलत है, मतलब इसमें पूछा ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर कर्तृपद जो पूछा गया है यहाँ उनको कर्मपद पूछना चाहिए था, तब तो ये क्वेश्चन एकदम सही माना जाता। क्योंकि आप सब जानते हो बच्चों, देखो मैं आपको वाक्य बताता हूं, उस वाक्य को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह वाक्य है परेशान कार्य सिद्धये स्वकीय स्वार्थ त्यागः करणीयः, ठीक है। यहां से हमारा प्रश्न पूछा गया है, यानी दूसरों के कार्य सिद्धि के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें ये पता होना चाहिए कि अनियर प्रत्यय जो होता है वो आपका कर्मवाच्य और केवल भाववाच्य में ही होता है, कर्तृवाच्य में कभी नहीं होता। और यहाँ कर्तृवाच्य पूछा जा रहा है तो ये सवाल ही गलत है। उनको सवाल ऐसा नहीं पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए था यहाँ पर कर्मवाच्य, तब तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता स्वार्थ त्याग है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि स्वार्थ त्याग इसका करेक्ट आंसर है। भाई आंसर करेक्ट तब होता जब प्रश्न सही होता, ये तो प्रश्न ही गलत पूछा है उन्होंने। भाई कर्तृवाच्य में तो होता ही नहीं है, जब होता ही नहीं है तो इस वाक्य में कर्तृवाच्य कहाँ से मिलेगा आपको? भाई ये सवाल इस तरह से नहीं पूछना चाहिए था। अब इसका बोनस मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? बोनस। ये स्टार दे रहे हैं, इस पर आपको बोनस मिलना चाहिए, ठीक है। कोशिश करेंगे, आपको भी इसका प्रयास करना चाहिए अपने गुरुजियों से कह करके, और हम भी प्रयास करेंगे आपको इसका बोनस मिले। 1 नंबर का मामला है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 1 नंबर भी बहुत होता है बच्चों, ठीक है ना। ऐसे आगे चलिए, ये अब स्पष्ट हो गया होगा आपके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और क्वेश्चनों में तो कोई गड़बड़ नहीं है, खैर आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आध्यात्मिकी इति विशेषणस्य गद्यांशात् विशेष्य पदम चित्वा लिखत। यहाँ कह रहे हैं कि आध्यात्मिकी जो है इसका आपको विशेष्य पद बताना है। तो सिंपल है, भारतीय संस्कृति इसका आपका विशेष्य पद हो जाएगा। भारतीय संस्कृति कैसी है? आध्यात्मिकी, तो ये विशेष्य पद है और आध्यात्मिकी विशेषण पद हो गया। ऐसे आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, अस्याह इति सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम लिखत। आपको यहाँ पर अस्या जो आया है इसकी जगह क्या लिखना है? संज्ञा पद। तो बताइए क्या आएगा? तो यहाँ आ जाएगा भारतीय सभ्यतायाः। सिंपल है, एकदम करेक्ट है ये, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। अगला है हमारा देखिए चौथा, असाफल्यम इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशा चित्वा लिखत। असाफल्यम जो शब्द है हमारा इसका विलोम पद है, तो सिंपल है साफल्यम विलोम पद हो जाएगा। एकदम आसान है ये तो बच्चों, इसमें कहाँ दिक्कत है बताइए। चलिए आगे देखते हैं, अभी कुछ और सवाल आधारित हमारे और भी सवाल हैं इसमें। देखिए खेपर है, एक पद इन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। ये गद्यांश के आधार पर ही सवाल हैं, आराम से आप देख लेना, मैं आंसर बता रहा हूँ, आप मिला लेना। देखिए गीतायाम का भावना प्रकटिता, गीता में कौन सी भावना प्रकटित की गई है? प्रकट की गई है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, एक पद में आपको लिखना है तो लिखेंगे त्याग भावना। क्या लिखेंगे? त्याग भावना। मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, त्याग भावना, ये आपका उत्तर है बच्चों। आपने लिखा या नहीं लिखा वो तो आपको पता होगा, मैं आंसर बता रहा हूँ, त्याग भावना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृति ही किम मनुते, तो इसका आंसर हो जाएगा परेशान कल्याणम। परेशान कल्याणम, ये इसका करेक्ट आंसर है, परेशान कल्याणम भारतीय संस्कृति मनुते, ऐसा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे देखिए यहाँ पर गे में लिखा हुआ है। अब देखिए बच्चों आगे है हमारा गे में है पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। और पहला सवाल है हमारा, देखिए भारतीय सभ्यता कस्मै प्रेरयति। भारतीय सभ्यता कस्मै प्रेरयति,
किसके लिए प्रेरित करती है? बताइए, भारतीय सभ्यता किसके लिए प्रेरित करती है? तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको डायरेक्ट गद्यांश में दिखा देता हूँ, ठीक है? पूरा लिख के बताएंगे, इससे अच्छा है गद्यांश में ही दिखा देता हूँ मैं। देखिए, गद्यांश की तरफ हम चलते हैं और मैं आपको यहाँ गद्यांश में ही आंसर बता देता हूँ। आपने लिखा है कि नहीं लिखा है आपको भी पता चल जाएगा। ये हम गद्यांश में आ चुके हैं बच्चों, देखिए, और यहाँ हमारा आंसर यहाँ से होगा। देखिए, भारतीय सभ्यता पुनः परेशान उपकाराय निज स्वार्थान त्यक्तुम प्रेरयति। हो गया, निज स्वार्थान त्यक्तुम प्रेरयति। भारतीय सभ्यता किम प्रेरयति, यही तो हमसे सवाल पूछा गया है। कस्मै प्रेरयति, किसके लिए हमें प्रेरित करती है? तो निज स्वार्थान त्यक्तुम प्रेरयति, इतना आपको लिखना है। ये पूरी लाइन आपने लिखी है तब भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, ठीक है? आगे चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए उसी जगह पर हम आ जाते हैं। ये रहा, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति ही किम शिक्षयति। भारतीय संस्कृति ही किम शिक्षयति, बताइए। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा, बताइए। तो इसका आंसर हम इसी में आपको बताएंगे, लिख करके नहीं बताएंगे, इसी में आपको हम बता देते हैं। चलिए, मैं आपको गद्यांश में लेके चलता हूँ। ये हमारा देखिए गद्यांश आ चुका है और मैं आपको गद्यांश में ही आंसर बताता हूँ, जिससे आपको भी पता लग जाएगा कि आपने क्या लिखा है। देखिए बच्चों, हमारा सवाल है, भारतीय संस्कृति ही किम शिक्षयति। शिक्षयति। अब देखिए बच्चों, इसमें हम आपको आंसर बता रहे हैं। हमारा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति किम शिक्षयति, ठीक है? तो यहां से आपको लिखना होगा। देखिए, ये है हमारा, भारतीय संस्कृति ही तु सर्वथा आध्यात्मिकी भोग स्थाने योगमेव शिक्षयति। योगमेव शिक्षयति, ठीक है? तो आप लिख देंगे यहां पर योगमेव शिक्षयति और पूरी लाइन लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर एकदम करेक्ट माना जाएगा। पूरी लाइन आप लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति तो सर्वथा आध्यात्मिकी भोग स्थाने योगमेव शिक्षयति, ऐसा आप लिख दीजिए, इसको उतार दीजिए क्योंकि तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमारा ये वाला सवाल हो जाता है, इसमें दोनों सवाल हमने आपको बता दिए हैं। अब हमारा देखियो घ पे है, अस्य गद्यांशस्य उचितम समुचितम शीर्षकम लिखत। इसका समुचित शीर्षक आपको लिखना है, तो हमने आपको पहले भी बता दिया, इसका जो शीर्षक होगा वो हो जाएगा भारतीय संस्कृति ही। ऐसे आप लिख देंगे, मैं नीचे लिख के बता देता हूं, ये आपका शीर्षक हो जाएगा भारतीय संस्कृति ही। इस तरीका से आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ङ है हमारा लास्ट, उपर्युक्त गद्यांशस्य संक्षिप्तीकरणम कुरुतः। उपर्युक्त गद्यांश का संक्षिप्तीकरण आपको करना है, तो इसमें तो कोई कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से 2-3 लाइन उतार दीजिए, आप कहीं से भी छोटे छोटे वाक्य लेके उतार दो। ठीक है, कुछ एक या 1.5 लाइन आप ऊपर से उतार दो, 1 लाइन बीच में से ले लो और लास्ट में से 1 लाइन ले लो, हो गया संक्षिप्त करना। मतलब शॉर्ट में करना है, इसका छोटा करना है इसको, और तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, उतारना ही तो है आपको 2-3 लाइन ऐसे। ठीक है, इस तरीका से हमारा बच्चों एक खंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं खंड बे की तरफ, चलिए। अब देखिए बच्चों, हम खंड बे पे आ चुके हैं। खंड बे में हमारा पहला सवाल है, देखिए सवाल ये कह रहा है कि अधोलिखित रेखांकित पदेशु समस्त पदानाम विग्रह है। यदि समस्त पद दिया हुआ है तो उसका विग्रह करना है, और विग्रह पदानाम समासम कृत्वा, और विग्रह पद दिए हुआ है तो उसका समास करके आपको समासस्य नामापि लिखत, समास का नाम भी आपको लिखना होगा। ऐसा, चलिए देखते हैं। पहला हमारा सवाल है, सेवितव्यो महावृक्ष है। सेवितव्यो महावृक्ष है, यहाँ महावृक्ष के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका मतलब है सबसे पहले तो इसका हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों समास विग्रह हो जाएगा महान च असौ वृक्ष है। ऐसे मैं लिख के बता देता हूँ, महान च असौ वृक्ष है, इस तरह महान च असौ वृक्ष है बन जाएगा महावृक्ष है। और यहाँ समास हो जाएगा आपका बच्चों कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आपने महाराजा तो सुना है, मांचे असौ राजा इति महाराजा है, तो महाराजा में भी आपका कर्मधारय समास होता है, तो महावृक्ष में भी कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास आपका विशेषण विशिष्य और उपमान उपमेय में होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, महांचे असौ वृक्षः, तो कौन सी स्थिति है यहाँ पर, विशेषण विशिष्य वाली है, सिंपल है। आगे चलिए, आगे है बच्चों यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ और हम दूसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगला है, को भेद है पिकस्य च काकस्य च। को भेद है पिकस्य च काकस्य च। अब दोनों षष्ठी के रूप हैं, आपने देखा होगा भाई, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है हमारा। जैसे कि माता च पिता च, माता पितरौ बनता है कि नहीं, माता पितरौ।
लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या है, पिकस्य और काकस्य षष्ठी का रूप है, तो यहाँ पर हमारा समास हो जाएगा पिक काकयो, ऐसे पिक काकयोः, ऐसे बन जाएगा पिक काकयोः, और समास हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। को भेदा पिक काकयोः, एक श्लोक आपने सुना होगा, ठीक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णा को भेदः पिक काकयोः, वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। उसी श्लोक से ये आपसे पूछा गया है। तो हमें लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा जो लास्ट सवाल है समास का, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, विमूढ़ धी ही पुरुष है अपक्वम भुंगते, तो यहाँ पर विमूढ़ धी ही जो हमारा शब्द है, इसके नीचे अंडरलाइन है, तो हमें क्या करना है, इसका समास विग्रह करना होगा और समास का नाम बताना होगा। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा, मैं लिखकर बता देता हूँ, विमूढ़ा धी ही, ऐसे हो जाएगा विमूढ़ा धी ही यस्य सह, यानी विमूढ़ाधि, विमूढ़ है बुद्धि जिसकी, वह, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्री समास। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बहुब्री। कौन सा समास हो जाएगा बच्चों, बहुब्री समास। विमूढ़ाधि ही यस्य सह बराबर विमूढ़धि ही, और समास होगा बहुब्री, ठीक है। ऐसे चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखिए 6 नंबर पे हमारा देखिए कारक से संबंधित सवाल है बच्चों, तो इसको हम समझते हैं। देखिए आपको इसमें थोड़ा सा मैं जूम करके अच्छे से क्लियर करता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पदानाम विभक्तिम च कारणम लिखत, यानी आपको विभक्ति बतानी है और उसका कारण भी बताना है, समझे कि नहीं। देखिए पहला हमारा सवाल है, जलम बिना जीवनम न संभवती, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर अंडरलाइन जलम में है, तो जलम में आपको द्वितीय विभक्ति लिखनी है। कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द्वितीय लिख देंगे। अब कारण क्या है द्वितीय का, तो कारण में लिखना होगा आपको, बिना पदस्य योगे द्वितीय विभक्ति भवति, बिना पद के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, समझे ना, ऐसे। तो यहाँ पर लिख देंगे बिना पदस्य योगे द्वितीय विभक्ति भवति, ऐसे लिखना होगा। आगे चलिए, आगे है मृगाः मृगहि संगमम अनुब्रजंती, संगमनुब्रजंती। अब यहाँ पर बच्चों आपको लिखना होगा क्या है, यहाँ पर विभक्ति कौन सी हो जाएगी आपकी, सिंपल है, यहाँ पर आपकी तृतीय विभक्ति होगी। कौन सी, तृतीय, क्योंकि यहाँ पर तृतीय है ना, अंडरलाइन किया हुआ है इसमें, राम की तरह, रामेण रामाभ्याम रामहि, तो यहाँ पर तृतीय का बहुवचन है ये मृगहि। जो मृग है, मृगाः मृगहि संगम अनुब्रजंती, यानी जो मृग हैं वो मृगों के साथ ही दौड़ते हैं या भागते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से तो इसमें मतलब ऐसा पद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप अर्थ करोगे तो यहाँ पर साथ अर्थ निकल रहा है, ठीक है, मृग मृग के साथ में, ठीक है, इस तरीका से। तो यहाँ पर साकम या समम, साकम या समम का भाव है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों तृतीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सह अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, सारथी तृतीय लिख देंगे आप, या समम पद के योग में तृतीय होती है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। आपका आंसर गलत नहीं होगा, एकदम सही होगा, ठीक है। ये तो आपकी किताब का ही पार्ट है, मतलब उसमें दे रखा है, श्लोक के अंदर एक श्लोक है, उसमें ये सब चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है वनस्य समीपे नदी वहती, वन के समीप में नदी बहती है। तो यहाँ पर वनस्य के नीचे है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति है बच्चों। कौन सी है, षष्ठी। क्यों हुई, समीपे पदस्य योगे षष्ठी विभक्ति भवती, ऐसा आपको लिखना है। समीप पद के योग में षष्ठी होती है बच्चों, समीप पद जब आएगा तो वहाँ षष्ठी लगानी पड़ेगी आपको, ऐसे। क्लियर, आगे चलिए, आगे है जनानाम कृते मम सत्य प्रियता अस्ति, लोगों के लिए मेरी सत्य प्रियता है। तो यहाँ पर देखिए जनानाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन है जनानाम में। अब यहाँ षष्ठी क्यों हुई, तो आप लिखेंगे कृते पदस्य योगे षष्ठी विभक्ति भवति, कृते के योग में षष्ठी होती है, जैसे भोजनस्य कृते, ठीक है, जनानाम कृते, इस तरीका से षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो हो गया आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, और ये आपका है बच्चों प्रत्यय आधारित। देखिए इसमें कह रहे हैं कि प्रकृति प्रत्ययाभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूर्यतः, ठीक है, वाक्य पूरा करना है। रेखांकित पदम पृथकम कृत्वा लिखत, पृथक करना है। देखिए पहला हमारा सवाल है, अत्यादर शंक धातु और अनियर प्रत्यय है। ये आपकी ही किताब से है, जो आपका नाटक चलता है चंदन दास वाला, उसी में से लिया गया है ये। तो सिंपल है, वहाँ पर लाइन है अत्यादर शंकनीय, तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय जब लगाएंगे तो अनियर में आपका अनीय बचता है, और आपका रूप बन जाएगा इस तरीका से, शंकनीय है, ऐसे आपको विसर्ग लगा देना, शंकनीय है, बन गया अत्यादर शंकनीय, अत्यधिक आदर शंका करने योग्य होता है। देखिए बच्चों आगे हमारा सवाल है इसी में, महाकंपनम जनयति, महाकंपनम के नीचे अंडरलाइन है, महाकंपन उत्पन्न होता है, जनयति उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखो महाकंपनम में वैसे कंप धातु है हमारी, कंप धातु है इसमें,
कंप, और इस कंप धातु से हम ल्युट प्रत्यय करते हैं ना बच्चों, तो कंपनम बनता है। तो कंप धन ल्युट बराबर कंपनम बनेगा। और यहाँ पर कंपन जो हमारा शब्द है, इसके साथ में महत का आपका समास हुआ है, महत का समास होकर के महाकंपनम बन गया आपका, महत कंपनम बराबर महाकंपनम, ऐसा है ये, ठीक है। तो समास करके हमारा शब्द दिया हुआ है महाकंपनम। अब वैसे इन्होंने अंडरलाइन पूरे पे कर दिया, ये अंडरलाइन कंपनम पे करते तो ज़्यादा ठीक रहता, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंप प्लस ल्युट कर देंगे, आपका आंसर एकदम सही है। इसके बाद में आगे है समत्वम, समत्वम। तो यहाँ पर देखिए सम और त्वम, आपको सम लिखना है और इसके बाद में आपको लिखना है त्व, त्व लिखना है त्व, ठीक है। त्व और तल प्रत्यय होते हैं ना, दो प्रत्यय, तो यहाँ पर त्व प्रत्यय है, त्व, समत्वम ऐसा बनता है आपका, तो बन जाएगा, त्व लगाएंगे तो त्वम, समत्वम आपका रूप बन जाता है। ऐसे करके ये हमारे सवाल हो जाते हैं। आगे चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। मंजूषायाम प्रदत्तई अव्यय पदई रिक्त स्थानानि पूर्यता। मंजूषा में दिए हुए जो अव्यय पद हैं उनके आधार पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक तो है तत्व, एक है अपि, एक है सर्वत्र। पहला है वर्षा काले जलोपप्लवः भवति, तो वर्षा काले, तो यहाँ पर आ जाएगा सर्वत्र होता है, तो यहाँ पर बच्चों सर्वत्र आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, सर्वत्र। ठीक, आपने लिखा है तो करेक्ट है, नहीं लिखा है तो गलत है। आगे है 2 नंबर पे कुशलम महाराजस्य, तो यहाँ पर आ जाएगा अपि, अपि कुशलम महाराजस्य, अपि कुशलम महाराजस्य, और बचा हुआ तो अपने आप ही आ जाएगा योजका तत्र दुर्लभः। ठीक है, आपकी किताब से ही है, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम करेक्ट हो गई। ठीक, आगे बढ़िए। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये हमारे शब्द रूपों पर आधारित है। देखिए यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान दिया हुआ है और कोष्टक में कुछ हमारे लिए निर्देश मिला है, उसके आधार पर हमें शब्द रूप लिखना है। देखिए यमलऊ, और यहाँ कोष्टक में दिया हुआ है अस्मद शब्द से प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन लिखना है आपको। अस्मद शब्द, अस्मद और युष्मद आपको याद होगा। रूप बनता है इसका अहम आवाम वयम, हमें प्रथमा विभक्ति का द्विवचन चाहिए, तो अहम प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बनता है, आवाम द्विवचन में बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आवाम। यहाँ पर आपको आवाम लिखना होगा, क्या लिखना होगा, आवाम यमलऊ, ऐसे। आगे चलिए, आगे है खाली जगह है और आगे लिख रहा है नम है, तो गुरु शब्द से चतुर्थी एक वचनम, गुरु शब्द की चतुर्थी का एक वचन का रूप लिखना है, तो गुरवे क्या बनेगा, गुरवे बनता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको लिखना है गुरवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार, ऐसे। हो गया क्लियर। आगे चलिए, एकदम आसान है, वैसे पेपर काफ़ी आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है हमारे चैनल पे, जिन्होंने वीडियो वगैरह देखे हैं, तो उनको भी बहुत लाभ मिला होगा, क्योंकि हमने जो मोस्ट बताए थे वो आपको मिले हैं। महाभारत आप मिला सकते हैं, हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया था, तो महाभारत का सवाल हमारा जो पहले नंबर पे हमने लिखा वो का वही छप गया पेपर में। इसके अलावा हमने जो गद्यांश वाले पार्ट बताया वो उनमें से आ गया, पद्यांश के बताया उनमें से आ गया, अनबे के लिए आ गया लगभग, तो ऐसे करके काफ़ी कुछ हमने मैटर बताया उनमें से आ गया, और जो प्रश्न बताया उनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आ गए हैं। देखिए आगे है हमारा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर है युवाम कलहम, युवाम कलहम। अब देखो क्या लिखेंगे, क्री धातु का लट लकार लिखेंगे, मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्री धातु का रूप में बोल के बता रहा हूँ। करोति कुरुता कुरबंती प्रथम पुरुष हो गया, अब मध्यम पुरुष बोलूंगा, करोषि कुरुथः कुरुथे, मध्यम पुरुष का द्विवचन कुरुथः, तो कुरुथः आपको लिखना होगा बच्चों ऐसे, कुरुथः। करोति कुरुता कुरबंती, करोषि कुरुथः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः, इस तरह से लिखना होता है, कुरुथः हमारा सही है। आगे है गुरोः छात्राः ज्ञानम, गुरोः छात्राः ज्ञानम, गुरु से छात्र ज्ञान। अब लब धातु है हमारी, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो रूप इसका कैसे चलेगा, लभते लभेते लभन्ते, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में लभन्ते आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लभन्ते, क्या लिखेंगे, लभन्ते। हो गया, तो इस तरीका से हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे चलिए, आगे है बच्चों हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये संख्या पर आधारित है, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें हमने आपको समझाया भी था। पहली संख्या है 130, 130 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, एकदम आसान है, त्रिंशत अधिक शतम, तो यहाँ आप लिख देंगे त्रिंशत अधिक शतम, ऐसे त्रिंशत अधिक शतम, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। 30 अधिक 100, 30 अधिक है 100, तो वो तो क्या 130। इसके बाद में यहाँ पर है 445, तो 45 को क्या बोलते हैं, पंचचत्वारिंशत, चत्वारिंशत यानी 45, और पंच जोड़ेंगे तो पंचचत्वारिंशत यानी 45, तो यहाँ पर लिखेंगे आप पंचचत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत अधिक, अधिक फिर लिखेंगे चतुःशतम, क्या लिखेंगे, चतुःशतम, यहाँ पर लिखेंगे चतुःशतम, ऐसे। पंचचत्वारिंशत अधिक चतुःशतम मतलब हो गया 45, देखो पंचचत्वारिंशत यानी 45 अधिक
चतुःशतम यानी 400, 45 अधिक 400 तो 445 हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके तो और भी तरीका है लिखने के, लेकिन ये आसान तरीका में मैंने आपको बताया है। आगे चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं खंड से की तरफ। अब हमारा खंड से स्टार्ट हो जाता है। अब हम खंड से में आपको बताते हैं जो भी हमारे प्रश्न हैं किताब के, उनको आपको समझाते हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसमें पहला सवाल है कह पिपासितः म्रियते, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चातक है। ये तो आपकी किताब से सवाल है, इसमें ज़्यादा कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य है मणिकार श्रेष्ठिनम कम द्रष्टुम इच्छति, तो इसका हो जाएगा चंदन दासम। क्या हो जाएगा? चंदन दासम। थोड़ा लिखने में मिस्टेक आती है इसमें, देखिए मैं थोड़ा सा दोबारा साफ लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना होगा चंदन दासम ऐसे, ठीक है। चंदन दासम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भूकंप विभीषिका पाठानुसारम फालद्वय विभक्ता का, ठीक है, 2 फालों में कौन विभक्त हो गई, तो आंसर हो जाएगा भूमि ही, तो इसका आंसर होगा भूमि ही, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, आत्मनः श्रेया इच्छन नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्, कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा अहितम कर्म, जिससे किसी का अहित हो इस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए आगे है हमारा चौरस से पाद ध्वनि नाह कह प्रबुद्ध, चौर के पैरों की ध्वनि से कौन जग गया, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों अतिथि। आपने पाठ पढ़ा होगा, आपके पाठ से ही है, अतिथि जाग गया। आगे है न्यायाधीशस्य नाम किम, विचित्र साक्षी वाला पाठ है, उसमें न्यायाधीश का नाम क्या है, तो न्यायाधीश का नाम है बंकिम चंद्र, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र है। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र है, ठीक है। और लास्ट सवाल है अगाध जल संचारी कह गर्वम ने आती, ठीक है, कौन गर्व नहीं करता भैया, तो कौन गर्व नहीं करती है, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर में लिखना होगा रोहित है, रोहित है, ठीक है। रोहित नाम की मछली होती है, आपको पता होगा। अथाह जलधारा में संचरण करने वाली कौन है जो गर्व नहीं करती है, बहुत सारा पानी रहता है, अथाह जल सागर होता है, जलधारा होती है, फिर भी गर्व नहीं करती, रोहित मछली, ठीक है, रोहित नाम की मछली होती है, वो गर्व नहीं करती है। ये आपकी किताब से ही है सब। आगे चलिए, अब देखिए आगे हमारे जो प्रश्न हैं इनमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा बच्चों, ठीक है। इससे पहले तो हमने एक पद में दिया, अब यहाँ पूर्ण वाक्य में लिखना होगा। पहला सवाल है केशाम माला रमणीय, किनकी माला रमणीय सुंदर दिखाई देती है, तो यहाँ पर आंसर लिखना होगा, केशाम पद को हटा करके आपको लिखना है आंसर, और बाकी जो बचता है इसको तो यूं की तो ही उतारना है। तो यहाँ लिखना होगा हरित तरुणाम ललित लता नाम, लिख देता हूँ मैं हरित, ये आपके पहले पार्ट से है, हरित तरुणाम, ठीक है, ललित लता नाम, ललित लता नाम, ठीक है, हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया, ऐसा आंसर लिखना होता है पूर्ण वाक्य में। आगे है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा, तो यहाँ पर पुत्र को हटाना है आपको और लिखना है गहन कानने, गहन कानने यानी गहन जंगल के अंदर, घने जंगल में, ये आंसर हो गया गहन कानने। आगे है सुभाषित पाठानुसारम कुत्र सख्यम भवति, तो कुत्र को हटा के आपको लिखना है सख्यम यानी मित्रता कहाँ पर होती है, समानशील व्यसनेषु, तो आंसर लिखेंगे समानशील व्यसनेषु यानी अपने जो समानशील वाले हैं, ठीक है, समान व्यवहार वाले व्यक्ति हैं वहां पर होती है, तो समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, ये हमें इसमें आंसर लिखना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 4 नंबर पे केन संबंधेन वाल्मीकि ही लव कुशयो गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश का गुरु है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे उपनयनोपदेशेन, उपनयन उपदेशेन, आप लिख देंगे उपनयनोप, ठीक है, देशेन, देशेन है, उपनयनोपदेशेन, ठीक है, साफ लिख देता हूँ मैं, दोबारा लिख दूँ, समझ में आ नहीं रहा है आपकी, क्योंकि लिखने में क्या दिक्कत आती है, उंगली से लिखना पड़ता है इसमें, उपनयनोपदेशेन, न है लास्ट में, ठीक है, उपनयनोपदेशेन, ऐसे आपको लिखना होता है, ठीक। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है जननी तुल्य वत्सला पाठे कस्मात् ग्रंथात् गृहीत है, ये कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से वन पर्वत, आप लिख देंगे महाभारत से वन पर्वतः, महाभारत से वन पर्वतः, ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए हमारा, देखो ये हो गया, ये हो गया। अगला है वसंतस्य गुणम कह वेत्ति, वसंत की गुण को कौन जानता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पिक है, आपको यहाँ क को हटा देना और पिक लिख देना और बाकी यूँ कितने सब उतार देना है, वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति, ऐसा हमारा हो जाएगा पूर्ण वाक्य में।
लास्ट है परस्पर विवादिता केशाम हानि जायते, तो यहाँ केशाम को हटाना है और केशाम को हटा के लिख देंगे प्राणी नाम। ठीक है, प्राणी नाम हानि हो गया। इस तरीका से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है और ये है प्रश्न निर्माण पर आधारित है। ये कह रहे हैं कि रेखांकित पद के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला है हमारा वन राजपदाय सुपात्रम चीयते, वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वनराज पदाय, तो यहाँ पर चतुर्थी का रूप है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कसमई। क्या आ जाएगा? कसमई। ठीक है, कसमई आपको लिख देना है इस जगह पर। दूसरा है आपका तस्याह द्वे नामिनी। ठीक है, उसके 2 नाम हैं, तो तस्या की जगह आपको लिख देना है कस्याह। कस्याह ऐसे स्त्रीलिंग का है इसलिए कस्याह लिखेंगे। आगे सुराधिप ताम ए पृच्छत, सुराधिप ने उसको पूछा, तो यहाँ पर लिख देंगे कह। कह ताम ए पृच्छत, किसने उसको पूछा, तो कसमई कस्याह कह। इस तरीका से हमारे प्रश्न निर्माण हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अधोलिखित श्लोक से अन्वयम लिखत, हमें क्या लिखना है? अन्वय लिखना है। तो ये भी आसान है, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञा प्रजा नाम तु प्रियम हितम। अब इसमें क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका अन्वय हो जाएगा प्रजा सुखे, यहाँ से लिखना है प्रजा सुखे, 1 नंबर पे लिख देंगे प्रजा सुखे, फिर लिख देंगे राज्ञ है 2 नंबर पे, और सुखम 3 नंबर पे लिख देंगे। प्रजा सुखे राज्ञ है सुखम। ठीक है, हो गया। इसके बाद में लिखेंगे प्रजा नाम हिते च, प्रजा नाम यहाँ पर 4 नंबर पे, और हिते 5 नंबर पे, च 6 नंबर। प्रजा नाम हिते च हितम ये 7 नंबर पे। पहली लाइन का अन्वय हो चुका है। ठीक, इसके बाद में आत्म प्रियम राज्ञ है, आत्म प्रियम। तो देखो आत्म प्रियम ये लिखेंगे आप यहाँ से, आत्म प्रियम ये 8 नंबर पे लिख दीजिए, आत्म प्रियम। फिर लिखेंगे राज्ञ है ये 9 नंबर, फिर राज्ञ के बाद में लिखेंगे न, ये रहा आपका 10 नंबर पे। इसके बाद में लिख देंगे आप प्रजा नाम प्रियम, प्रजा नाम 11 नंबर, और प्रियम ये 12 नंबर, प्रजा नाम प्रियम। फिर लिख देंगे आप 2 13 नंबर, और लास्ट में लिख देंगे हितम 14 नंबर। ऐसे करके आपका अन्वय हो जाएगा। अब मैं पूरे को बोल के बताता हूँ। प्रजा सुखे राज्ञ सुखम, प्रजा नाम हिते च राज्ञ हितम, आत्म प्रियम राज्ञ हितम न। ठीक है, प्रजा नाम प्रियम तु हितम। इस तरीका से हमारा अन्वय हो जाता है। और इसका अर्थ भी आपको पता होगा बच्चों। इसका अर्थ है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अपना ही प्रिय करने में राजा का हित नहीं है, प्रजाजनों का प्रिय करने में ही राजा का हित या भला है। ऐसा इसका मतलब है। ठीक, आगे चलिए। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसमें तो कुछ बताने की बात नहीं है। आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो कि इस आपके पेपर में नहीं है, प्रश्न पत्र में जो नहीं है। इस तरीका के 2 श्लोक लिखने, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए होंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा पद्यांश से संस्कृति भावार्थ लिखनी है। आपको यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है इसका भावार्थ लिखना है, और वो भी संस्कृत में लिखना है। भावार्थ, संस्कृति भावार्थ लिखनी है। दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था, यदि आपने देखा होगा तो आपको बहुत फायदा उसका मिला होगा, क्योंकि हमने भावार्थ के 7 श्लोक बताए थे कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए 7 श्लोकों में से हमने जो पहले नंबर का श्लोक बताया था वो ये बताया था, नीचे जो अथवा में लिखा हुआ है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है भाई, हमने जो 7 बताया उसमें से पहला ही पेपर में छप गया। ठीक है, जिन्होंने विश्वास करके याद किया है तो उनको बहुत फायदा मिला होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो उनका तो कोई क्या कर सकता है। देखिए पहला है हमारा, सबसे पहले तो इसको देखते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ने ये वाला किया हो, किसी ने दूसरा वाला किया हो। मैं दोनों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको संस्कृत भावार्थ लिखना है, तो इसमें प्रसंग इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको भावार्थ लिखना है संस्कृत के अंदर। इसका हो जाएगा कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत शक्ति यानम बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। तो आप इसका लिखेंगे शत शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। ठीक है, बाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती ही यानानाम अनंताः पंक्तयाः सन्ति संस्मरणम कठिनम। ऐसे इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। तो ये हमने बोल दिया है। अब इसको यहाँ लिखकर बताएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन इसमें भावार्थ लिखना होता है, मतलब अर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा हमें इसमें बताना होता है, बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक, अब देखो यदि मान लो आपने नीचे वाला किया तो नीचे वाला भी हम बता देते हैं। नीचे वाला भी बहुत ही मोस्ट था, हमने पहले नंबर पर बताया था, और ये आपके पेपर में छप के आ गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यदि आपने इसको तैयार किया होगा तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आराम से उन्होंने किया होगा, बढ़िया। मैं आपको बता देता हूँ। शरीरोपचया कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्निर्त्वमनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। तो इसका अन्वय मतलब वो हो जाएगा भावार्थ। अन्वय तो लिखना नहीं है, भावार्थ ही करना है सीधा। मतलब व्यायामेन शरीरोपचय कांति ही
गात्राणाम सौंदर्यम सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम, अनालस्यम, स्थिरत्वम, लाघवम चे आयाति। इस तरह से आप लिख दोगे तो आपका भावार्थ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भावार्थ हो गया। बस व्यायाम और मालिश करने से शरीर में वृद्धि, चमक और सौंदर्य, भूख लगना, स्फूर्ति, स्थिरता, हल्कापन आदि आता है। यही तो इसका अर्थ है और इसी को आपको लिख देना है, संस्कृत में भावार्थ बन जाएगा। आगे चलिए, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बुद्धिर बलवती सदा इति पाठस्य सारम हिंदी भाषा में लिखा था। इसका सारांश हिंदी भाषा में लिखना है, लिख दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिए, अब देखिए हमारा खंड द है, लास्ट खंड की तरफ हम चल रहे हैं। ये भी आसान है एकदम, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपको। देखिए पहला सवाल है हमारा, इसमें एक कहानी आई है बच्चों, इसके अंदर आपको क्या करना है, इनको क्रम से जमाना है। कहानी आपको समझ में आ रही होगी, क्रम से जमाना है। मैं आपको क्रम बता देता हूँ। ये कहानी है एक उसकी है भूखे श्रगाल की। तो सबसे पहले आपको दोस्तों लिखनी है चौथे नंबर की लाइन। ये वाली लाइन आपको पहले नंबर पे लिखनी है, 1 नंबर पे। एक विवक्षिता श्रगाला भोजनार्थम बने इतस्तता भ्रमति स्म। एक भूखा श्रगाल भोजन के लिए वन में इधर उधर घूम रहा था। ये पहली लाइन हो गई। इसके बाद में दूसरी लाइन लिखनी है, एकस्मिन् स्थाने से द्राक्षालताम अपश्यत। एकस्मिन् स्थाने, ये आपको 2 नंबर पे लिखनी है। एकस्मिन् स्थाने यानी एक स्थान पर उसने अंगूरों की बेल देखी, बेल को देखा। इसके बाद में 3 नंबर पे लिखना होगा आपको लास्ट में, लतायाम बहुनी पक्वानी द्रक्षा फलानी आसन। उस बेल में बहुत से पके हुए अंगूर थे। ये 3 नंबर पे लिख देना है। इसके बाद में 4 नंबर पे लिख देना है, तानी खादितुम से नैकवारम प्रयासम एकरोत। ये 4 नंबर पे लिखना है, उनको खाने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किया। फिर 1 नंबर पे आपको 5 नंबर पे लिखना है फर्स्ट वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ये लिख देना 5 नंबर पे, परंतु तथापि द्राक्षा फलानी न प्राप्नोत। अनेक बार प्रयास किया फिर भी वो उन अंगूरों को प्राप्त नहीं कर सका। और बची हुई लाइन लास्ट में आ जाएगी आपकी, ये 6 नंबर पे, जो सबसे बड़ी लाइन है वो 6 नंबर पे आ जाएगी। एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी, ये है जो अंगूर हैं ये खट्टे हैं, ऐसा कह करके क्रोधित होकर के श्रगाला तथा पलायिता, वहां से पलायन कर गया। इस तरीका से ये हमारी पूरी की पूरी कहानी हो जाती है बच्चों। मैंने क्रम लिख दिया है। देखिए 5, ये पहली लाइन है, ये 5 नंबर पे आ रही है, ये आपकी 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 1 नंबर, 6 नंबर पे। तो आप क्रम से लिख देना, ठीक है। जैसा मैंने क्रम लिखा है वो यूं की तो लिख देंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्रम जमाना हो जाता है, क्रम पूर्वक संयोजनम, कहानी कंप्लीट हो जाती है। यदि आपने ये नहीं किया है तो अथवा में हमारा एक सवाल और आता है, इसमें कुछ शब्द दिए हुए, इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने होते हैं। वैसे ये किया नहीं होगा किसी ने, और चाहो तो वाक्य बना सकते हैं। देखिए मैं इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ आपको। हो सकता है कि किसी साथी ने ये वाला सवाल किया हो, तो उनके लिए ये काम आएगा। पुरतः, पुरतः यानी सामने होता है, तो आप लिख सकते हैं मम पुरतः देवालय अस्ति, कोई भी वाक्य बना सकते हो आप। इसके बाद में से है तो से के हिसाब से तो बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, जैसे पिता जनकेन सह, या फिर बालक है जनकेन सह विद्यालयम गच्छति, बालक जनक के साथ यानी पिता के साथ विद्यालय जाता है। इसके बाद में है देखो नमः, गुरवे नमः लिख दीजिए। अस्माकम विद्यालय ग्रामस्य समीपे अस्ति, हमारा जो विद्यालय गांव के समीप है। आगे एक शब्द है इसमें यदि और तरी, दोनों दे रखे हैं, तो इसमें आप बना सकते हैं यदि प्रतिदिनम अध्ययनम करिष्यति, ठीक है। तरी तो निश्चित रूपेण सफलता मिलिष्यति, निश्चित रूप सफलता मिलेगी, ऐसा आप बना सकते हैं। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि वाक्येषु केशांचन त्रयाणाम, आपको इनमें से केवल 3 का अनुवाद करना है। 6 में से कोई 3 बनाने हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा। देखिए केशव धीरे धीरे लिखता है, तो केशव शनै शनै लिखति, यहाँ हो जाएगा आपका केशव है शनहि शनहि लिखति, ऐसे आपका वाक्य बन जाता है। केशव शनहि शनहि लिखति, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि एक एक वाक्य को मैं लिख के बताऊंगा, तो मिटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी जगह अपने पास है नहीं इसमें। दूसरा है हमारा रमेश ने आज नहीं पढ़ा, या रमेश आज नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे देखिए रमेश है अद्य यानी आज, ठीक है। ने ए पठत, नहीं पढ़ा, भूतकाल का रूप है, तो रमेशा अद्य ने ए पठत, ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक। आगे चलिए, आगे हमारा देखिए है 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है, राजा राज्य की रक्षा करता है, तो यहाँ पर आप राजा भी लिख सकते हैं, नृप भी लिख सकते हैं। राजा राज्यस्य रक्षति, ऐसे राजा राज्यस्य रक्षति, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं राजा राज्यस्य रक्षाम करोति, सेम है, वो तो एक ही बात है, ऐसे आप बना सकते हैं। आगे चलिए, अगला हमारा इसमें वाक्य है बच्चों, देखिए हम दोनों पाठशाला जाते हैं, तो हम दोनों को क्या बोलते हैं, आवाम। आवाम
पाठशालाम, आवाम पाठशालाम गच्छावह, गच्छावह, इस तरीक़ा से हमारा वाक्य बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है तुम सब ईश्वर को प्रणाम करते हैं, तो तुम सबको बोलते हैं यूयम, यूयम ईश्वरम, नमस्कारम या प्रणामम, तो नमस्कार भी लिख सकते हैं हम, नमस्कारम कुरुथ लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसका रूप चलेगा आपको करते हैं, करोति कुरुता कुर्वंती करोषि कुरुथ कुरुथ कुरुथ, तो आएगा यहाँ पर कुरुथ है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। आगे देखिए लास्ट है हमारा वे सब संस्कृत बोलते हैं, लास्ट है, एकदम आसान है। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, वे सबको बोलते हैं ते संस्कृतम वदंती, एकदम आसान है, ते संस्कृतम वदंती, ऐसे आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों 19 नंबर पे है हमारा भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंद नगर से दशम्य कक्षाया छात्र सोमदत्तः अस्ति, भवतः भगिनी विवाह अस्ति, अतः स्वप्रधानाचार्य दिनद्वय सवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखंतु। आपका नाम सोमदत्त है और आपकी बहन की शादी है, आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है प्रधानाचार्य जी से, तो एकदम आसान है। जो प्रोसेस है वो तो यूँ की तो लिखनी है आपको, सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोविंद नगरम, ऐसे आपको लिखना है, जिसमें जो लिखा गया वो का वही लिखना होगा। इसके बाद में लिखना है दिनद्वय से अवकाशार्थम महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम भगिनी विवाह समारोह या भगिन्याः विवाह समारोह दिनद्वयं पश्चात् भविष्यति, एतस्मात् कारणात् अहं दिनद्वयं यावत् विद्यालये आगन्तुं न शक्नोमि। ठीक है ना, अतः प्रार्थना अस्ति यत् दिनांक लिख देंगे यहाँ से, फिर लिख देंगे बीच में तय है, तय यानी होता है से, तो यहाँ से इतने तक लिख देंगे, पर्यंतम दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय अनुगृहीष्यन्ति भवन्तः स धन्यवादम भवता आज्ञाकारी शिष्य सोमदत्त है 10वीं कक्षा, ऐसे लिख देंगे, एकदम आसान है, आपने याद किया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नहीं लिखना चाहते हो दोस्तों तो फिर अथवा में एक आपके लिए लेटर भी है, यदि आपने लेटर किया है तो मैं आपको लेटर भी दिखा देता हूँ। देखिए अथवा में लेटर है, भवती लक्ष्मी अस्ति, आप लक्ष्मी हो, स्वकीयाम सखीम प्रति, अपनी सखी के प्रति, संस्कृत दिवस विषय, संस्कृत दिवस के विषय में अधोलिखित पत्र मंजूषा सहायता या पूरित, आपको एक पत्र लिखना है, कुछ शब्द दिए इनका प्रयोग करना है, तो लिखेंगे सादरम नमस्ते, यहाँ पर नमस्ते लिख देंगे। उसके बाद में लिख देंगे अत्र कुशलम तत्रास्तु समग्र देशे रक्षाबंधन दिवसे संस्कृत दिवसाः परिपाल्यते, वयमपि तदा विद्यालये संस्कृत दिवसं पालयामः, अहमपि संस्कृत दिवसे संस्कृतं गीतम गायामि, यहाँ लिख देंगे गीतम गायामि, मम सखी संस्कृते भाषणं ददाति, एषा संस्कृत भाषा सर्वभाषा जननी अस्ति अतः मह्यम संस्कृतम रोचते, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे लिख रहा है अस्तु नमो नमः भवदीय सखी लक्ष्मी। बताओ कितना आसान है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। ये कह रहा है कि अधोलिखित से पठित गद्यांश से हिंदी भाषायाम सप्रसंग अनुवाद लिखत। यहाँ पर आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद लिखना है, यानी कि एक तो आपको प्रसंग लिखना है, ठीक है, और एक आपको अनुवाद, 2 चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले तो प्रसंग लिखना है। तो देखिए ये आया है दोस्तों 7वें पाठ में से है, सौहार्दम प्रकृते शोभा, ये आपका पाठ है 7 नंबर पे, उसमें से ये आपकी आया है। बनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहती, ठीक है, एका सिंह सुखीन विश्राम्यति। अब देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सबसे पहले प्रसंग लिख देंगे आप, और प्रसंग में लिखेंगे आप प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमशी द्वितीय भाग के सौहार्दम प्रकृति शोभा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का तथा प्रकृति माता के माध्यम से सभी का यथा समय अपना अपना महत्व इसमें प्रतिपादित किया गया है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये तो हो जाएगा बच्चों प्रसंग। अब आपको क्या करना है, अनुवाद करना है इसका। तो अनुवाद में आपको लिख देना है इसका क्या मतलब है, अर्थ। तो लिख देंगे आप यहाँ से, देखिए लिखेंगे कि बनस्य दृश्यम समीपे, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी आपकी। वन का दृश्य है, बनस्य दृश्यम समीपे, वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी भी बहती है, ठीक है। एक शेर, एक सिंह सुखेन विश्राम्यति, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तदेव एक बानर आगत्य, तभी एक बानर आकर के तस्य पुच्छम धुनाति, उसकी पूंछ को पकड़ करके घुमा देता है। समझ लेना। इसके बाद में है क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित सिंह उस पर प्रहार करना चाहता है।
परम यानी किंतु बानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़, किंतु बानर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः बानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर शेर के कान को खींच करके पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा इसका अनुवाद है। कितना बढ़िया है, देखो तो अनुवाद हो गया, आराम से कर सकते हो, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है बच्चों, बताइए। अब देखिए दोस्तों, हमने ये आपको बता दिया है। अब मान लो कि किसी ने अथवा वाला किया है तो हम उसको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। अथवा का जो है ये आया है आपके 5 नंबर के पाठ से, जननी तुल्य वत्सला से, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कह रहे हैं कि भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणी आविर आसन, आंखों में से आंसू आ गए उसकी। सबसे पहले दोस्तों इसका आपको क्या करना है, प्रसंग लिखना है। तो मैं आपको प्रसंग बता देता हूं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के जननी तुल्य वत्सला शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूल रूप से इस पाठ में वर्णित कथा महर्षि वेदव्यास विरचित महाभारत के वन पर्व से ली गई है। इसमें गोमाता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से बताया गया है कि माता का स्नेह सभी संतानों के प्रति समान होता है। इस बात को इसमें दिखाया गया है। ये तो हमारा प्रसंग हो जाता है। अब आपको अनुवाद करना है बच्चों। तो अनुवाद में लिखेंगे भूमौ पतितम यानी भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को, दृष्टवा यानी देख करके, सर्वधेनु नाम मातु यानी सभी गायों की माता, सुरभि की दोनों आंखों से आंसू आने लगे। ठीक है, सर्वधेनु नाम मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अब देखो बच्चों आगे लिख रहे हैं इसमें, सुरभेरिमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत अयुशुभे किमेवं रोदसी। तो कहने लगे, सुरभि की इस दशा को देख करके देवराज इंद्र ने उससे पूछा, सुराधिपा यानी इंद्र, ताम अपृच्छत यानी उसको पूछा, अयुशुभे, अरे शुभे क्यों इस प्रकार रो रही हो, किमेवं रोदसी, इस तरह से क्यों रो रही हो। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, अरे इंद्र पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूं, ऐसा उसने कहा। तो ये अनुवाद हो जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं। आगे चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 21 नंबर पे है। इसमें आपको क्या करना है, पद्यांश है, इसमें भी आपको प्रसंग और अनुवाद करना है। यहाँ भी 2 स्थितियां हैं, प्रसंग प्लस अनुवाद। देखिए तो ये आपको बताना है। इसमें प्रसंग में सबसे पहले तो देखना है कि कहाँ से आया है। ये है दोस्तों 6वें पाठ से, सुक्तयः जो पाठ है वहाँ से आया है। देखिए, एवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद् यदि तदेवाहु महात्मना समत्वम इति तथ्यतः। ऐसे सबसे पहले तो इसका प्रसंग लिखना है, ठीक है, और उसके बाद में अनुवाद करना है। तो प्रसंग लिख देंगे हिंदी भाषायाम सप्रसंग अनुवाद। वैसे तो हिंदी भाषा में प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के सूक्तयः शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूल रूप से यह पाठ तिरुवल्लुवर द्वारा तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य का सरल एवं बोधगम्य पद्यों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, इस श्लोक में मन और वचन में समान रूप से सरलता को समत्व कहा गया है, ये इसमें बताया गया है। ये हमारा प्रसंग हो जाता है। अब इसका हम अनुवाद करते हैं। एवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि, अर्थात कभी कहते हैं कि जिस प्रकार से मन में सरलता होती है उसी प्रकार यदि वाणी में भी सरलता हो जाए तो उसे ही महापुरुष समत्व अर्थात समानता का भाव कहते हैं। अर्थात मन और वचन में कुटिलता का नहीं होना ही समत्व अर्थात समानता कहलाता है। इस तरह इसका अनुवाद हो जाता है बच्चों। ठीक, आगे चलिए। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने आपको अनुवाद बता दिया है, प्रसंग भी बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर अथवा में जो आ रखा है, हो सकता है कि किसी ने अथवा वाला भी किया हो, तो मैं यहाँ पर अथवा वाला भी बता देता हूँ। देखिए अथवा में है आपका, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्ता चास्तमये तथा। देखिए इसको भी हम बताते हैं। और ये आपका देखिए कहाँ से आया है बच्चों, आपको पता होगा, सुभाषितानी वाले पाठ से है। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के सुभाषितानी पाठ से लिया गया है। इस पद्य में सूर्य का उदाहरण देते हुए महापुरुषों की विशेषता को दर्शाया गया है। ठीक है, ये हमारा प्रसंग है। अब अनुवाद करेंगे। इसमें कवि कहते हैं कि महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता रहती है, अर्थात समानता रहती है। जैसे सूर्य उदय होने के समय रक्त अर्थात लाल वर्ण का होता है, वैसे ही अस्त होते समय भी रक्त या लाल वर्ण का ही होता है। मतलब
महान लोग सभी परिस्थितियों में एक समान रहते हैं, वे न तो विपत्ति के समय और ना ही संपत्ति के समय अधिक प्रसन्न होते हैं, मतलब सेम स्थिति में रहते हैं वो, ऐसा इसका मतलब है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर पर, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नाटक से आया है। इसमें भी आपको प्रसंग लिखना है और अनुवाद करना है, ठीक है, प्रसंग और अनुवाद वही सेम स्थिति है। देखिए तो ये है दोस्तों आपका नाटक वाला पार्ट है, तो आपको पता होगा भाई नाटक वाले कौन से पार्ट से आया है। देखो विदूषक कह रहा है कि अहम पुनः पृच्छामि किम नाम ध्येया युवयोर जननी। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के शिशु लालनम पाठ से लिया गया है। मूल रूप से यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग विरचित कुंदमाला के पंचम अंक से संकलित है। कुंदमाला के पंचम अंक से लिया गया है ये। इस अंश में राम दरबार में आए हुए कुश और लब के साथ हुए संवाद के प्रसंग में विदूषक द्वारा उनकी माता का नाम पूछे जाने का तथा लब के प्रत्युत्तर को सुनकर के राम के हृदय में उत्पन्न भावों का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, उनका चित्रण इसमें किया गया है। ये तो प्रसंग हो जाता है। अब हम अनुवाद करते हैं। सबसे पहले विदूषक बोल रहा है, क्या कह रहा है, अहम पुनः पृच्छामि किम नाम ध्येया युवयोर जननी। विदूषक ने बोला, कहा कि मैं फिर से पूछता हूं आप दोनों की माता का नाम क्या है। लब कहने लगा, तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक, कथमेव, कैसे, किस प्रकार। लब, तपो वनवासिनो देवीरिति नामना आवहंती भगवान वाल्मीकि वधूरिति। कहने लगा कि तपोवन में रहने वाले देवी नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि उनको वधु नाम से बुलाते हैं। रामः अपि च इतस्तावत वयस्य मुहूर्त मात्रम। कहा कि क्या इन दोनों कुमारों का और हमारा पारिवारिक वृत्तांत सभी तरह से समान ही है, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो प्रसंग और अनुवाद दोनों हो जाते हैं बच्चों। अब हम इसमें एक अथवा में जो आया है उसको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, हो सकता है कि किसी ने अथवा वाला भी किया। अब देखिए दोस्तों, किसी ने मान लो अथवा वाला किया है तो अथवा वाला भी हम बता देते हैं जिससे कि उनको भी समझ में आ जाएगा। ये आपका चंदन दास वाला है, चंदन दास चाणक्य वाला पाठ है ना, वो वाला, प्राणेभ्योपि प्रिय सुहृत, प्राणों से भी प्रिय मित्र, उस वाले पाठ से है। ये 11 नंबर का पाठ है, शायद 11 नंबर पे है, ठीक है। तो देखिए इसको हम बताते हैं आपको। चंदन दास बोल रहा है इसमें। सबसे पहले तो प्रसंग लिखते हैं, तो प्रसंग हम लिखेंगे इसके लिए, प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के प्राणेभ्योपि प्रिय सुहृत शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूल रूप से यह पाठ महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक के प्रथम अंक से संकलित है। इसमें चाणक्य एवं चंदन दास का वार्तालाप है, जिसमें अमात्य राक्षस के मित्र चंदन दास को विरोधी प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा आदर सत्कार करने से संदेह उत्पन्न होता है, उसी को यहाँ कहा गया है। अब अनुवाद करते हैं। देखिए, चंदन दास, अत्यादराशंकनीय, अर्थात अत्यधिक आदर शंका करने योग्य होता है। अत्यधिक आदर शंका करने योग्य होता है, ठीक है। आगे लिख रहे हैं, अथ किम, और क्या, आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य, आर्य की प्रसन्नता से मेरा व्यापार बाधा रहित चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। चाणक्य बोल रहा है, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियमिच्छन्ति राजान हैं। हे सेठ, प्रसन्न प्रजाजनों से राजा लोग भी प्रत्युपकार चाहते हैं। अब देखिए यहां पर आगे चंदन दास है, बोलता है, आज्ञापयतु आर्य, मतलब हे आर्य आदेश दीजिए। किम कियत च अस्मत् जना नादिश्यते इति, मतलब क्या और कितना हमसे चाहिए। अस्मत् जनादिश्यते इति, मतलब क्या चाहिए और कितना हमसे चाहिए ये बताइए। इस तरह से आपको अनुवाद लिख देना है। तो अब यहाँ पर हमने 22 नंबर का अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। इसमें क्या है कि एक चित्र दिया हुआ है और एक बॉक्स में हमारे लिए कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके चित्र को देख करके आपको 8 वाक्य बनाने हैं। कितने? 8 वाक्य। एक वाक्य आधे नंबर का है, तो बना दीजिए वाक्य, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले है जैसे कि खगा, क्या है, खगाहा, तो खगा का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बना देना है। आपको वाक्य बनाना है, मैं बोल के बता रहा हूँ, अस्मिन् चित्रे खगाः आकाशे उड्डयन्ति, यानी इस चित्र में आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ऐसा एक वाक्य बन जाएगा हमारा। उसके बाद में है विकसंती शब्द है, विकसंती को लेकर के हमें बनाने हैं। विकसंती और कमलानी दोनों को एक साथ मिला देंगे तो हम लिखेंगे सरोवरे कमलानी विकसंती, सरोवर में कमल खिलते हैं,
ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में है उदेति शब्द है, उदिति को लेकर के बनाना है तो लिखेंगे अत्र सूर्यः दृश्यते या सूर्यः उदेति, ऐसे लिखेंगे, सूर्यः उदेति यानी सूर्य उदय होता है, ठीक। इसके बाद में है क्रीडन्ति, तो यहाँ लिखेंगे अस्मिन् चित्रे उद्याने बालाः कंदुकेन क्रीडन्ति, तो इसमें बाला भी आ गया, ठीक है, कंदुकेन क्रीडन्ति, ऐसा इसमें आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद में है चित्र पतंगाः इतस्ततः उड्यन्ते, चित्र पतंगा इधर उधर उड़ रहे हैं। फिर लिखेंगे मयूराः, और बचा हुआ है कूजंती का, तो कूजंती का बना देंगे आप वृक्षेपिकाः कूजंती, वृक्ष पर कोयल कूजती हैं, ऐसा आप बना देंगे। तो ऐसे करके हमने आपको यहाँ पर सारे वाक्य बना दिए हैं इन शब्दों को लेकर के, ऐसे आप बना सकते हैं, इसमें चित्र में देख देख करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अथवा में है, इसमें यदि आपने अथवा वाला किया है तो वो भी मैं बता देता हूँ। अथवा वाला इससे भी ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, खाली जगह दे रखी है और इसमें कुछ शब्द दिए हुए, उन शब्दों को आपको भरना होता है। वो शब्द आपने सही भर दिए तो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये वार्तालाप है, बातचीत हो रही है दोस्तों के बीच में। गोविंदः भो मित्र गोपाल सुप्रभातम, अरे मित्र गोपाल सुप्रभात, मतलब गुड मॉर्निंग। गोपाल बोलने लगा नमो नमः, तो यहाँ पर नमो नमः आ जाएगा, ठीक है, नमो नमः। इसके बाद में गोविंद कहने लगा भवान कथमस्ति, यहाँ पर आ जाएगा कथम, ये देखिए कथमस्ति। इसके बाद में गोपाल कहने लगा अहम कुशली, तो यहाँ आ जाएगा कुशली, अहम कुशली अस्मि, मैं कुशल हूँ। फिर गोविंदः स्वः मम जन्मदिनम भविष्यति, यहाँ आ जाएगा जन्मदिनम, स्व यानी कल मेरा जन्मदिन है, कृपया आगच्छतु, कृपया करके आइए। गोपाल अस्तु अहम श्व आगमिष्यामि, यहाँ आ जाएगा आगमिष्यामि, ठीक है, तो ये आगमिष्यामि आ गया। इसके बाद में गोविंद कहने लगा भगिनीमपि आनयतु, तो भवतः, यहाँ आ जाएगा भवतः, आपकी बहन को भी लेके आओ। गोपाल कहने लगा तस्याः स्वास्थ्यम सम्यक नास्ति, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गोविंद भवान आगच्छतु, आप आइए। गोपाल अस्तु ठीक है, आवाम पुनः मिलावह, यहाँ आ जाएगा मिलावह। ऐसे करके वार्तालाप कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे करके दोस्तों हमारा पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से देखा होगा, इस वीडियो को सुना होगा और पूरे पेपर को मिलाया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कितना स्कोर आपका आ सकता है, ठीक है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, चैनल पर फ्री मिलेगा और आगे आने वाली क्लास के लिए बहुत कुछ आपको मैटर मिलेगा दोस्तों, वो भी फ्री। तो फिर इस मौके को क्यों अपने हाथ से जाने देना। इस तरह से दोस्तों हमने ये पूरा वीडियो आपको अच्छे समझा दिया है, सारे पेपर को सॉल्व करवा दिया है, अपने अपने आंसर आप देख सकते हैं, कितना स्कोर आपका बन सकता है, कितने नंबर आपके आ सकते हैं, ये अंदाजा आपको लग गया होगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारा प्रयास कैसा लगा, आप जरूर हमें कमेंट करके बताना, और अच्छा लगता है तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और वो भी फ्री मिलेगा।